है, तो उसकी चिंता आप लोग मत करिए, और 1-2 दिन में ही मैं अरेंज करा दूंगा आप लोगों को। तो ठीक है, हम लोग जो है आंगन के पार द्वार अज्ञे का संग्रह आप लोगों के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, एमए जो है द्वितीय वर्ष में। तो हम लोग एक अज्ञेय से शुरू करते हैं। अज्ञेय के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें, उसके बाद हम लोग कृति पे आएंगे। तो अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के कसिया पुरातत्व शिविर में हुआ था। वो जो शिविर था पुरातत्व विभाग का, वहीं पे 1911 मार्च में 7 मार्च को अज्ञेय का जन्म हुआ था। और उनका वास्तविक नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सच्चिदानंद वात्स्यायन और उनके पिताजी का नाम हीरानंद, तो पूरा नाम हुआ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय इस नाम को बहुत से लोग उपनाम न समझकर इसे पूरा नाम ही समझते हैं। अपने उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 की भूमिका में अज्ञेय ने स्वयं में और शेखर में अंतर किया है, तथापि बाल्यकालीन अंश के विषय में उनके कथन है कि शिशु मानस के चित्रण की सच्चाई के लिए मैंने शेखर के आरंभ के खंडों को घटनास्थल अपने ही जीवन से चुने हैं। तो ये नाम उनका जो है शॉर्ट नाम रहा अज्ञेय, और वास्तविक नाम उनका रहा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। पिता का नाम हीरानंद, और 7 मार्च जो है वो उनका जन्म शिविर में 1911 में देवरिया जनपद के कसिया पुरातत्व शिविर में। अज्ञेय का परिवार मूलतः करतारपुर निवासी सारस्वत ब्राह्मण परिवार है। इनके पिता हीरानंद वात्स्यायन संस्कृत के विद्वान थे। धार्मिक ग्रंथों में उनकी अभिरुचि अधिक थी। घर पर एक घरेलू पुस्तकालय भी उन्होंने बनाया हुआ था। ब्राह्मण परिवार से होने के नाते अज्ञेय जी का यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे हम लोग जनेऊ संस्कार करते हैं, सन 1921 में लगभग 10 वर्ष की आयु में उडुपी के पंडित श्री मध्वाचार्य द्वारा संपन्न हुआ था। अज्ञेय जी के पिताजी डॉक्टर हीरानंद वात्स्यायन पुरातत्व विभाग में उच्च अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, और पुरातत्व विभाग के शिविर में इनका जन्म होने का कारण भी यही था कि उस समय वो किसी काम से वहीं पे रह रहे थे, और उसी शिविर में ही जो है अज्ञेय का जन्म हुआ। अज्ञेय के पिता का नाम तो पुस्तकों में मिल भी जाता है, लेकिन उनकी माता का नाम कहीं दिखाई नहीं देता। एक बात की ओर ध्यान अवश्य जाता है कि उनकी मां का नियंत्रण पिता की अपेक्षा उन पर अधिक ही रहा, जबकि बालक सच्चिदानंद के मन में मां की अपेक्षा पिता के प्रति आकर्षण अधिक दिखाई देता है। उनकी मां का नाम संदर्भों में कहीं मिलता उलता नहीं है, ये बड़े आश्चर्य की बात। अज्ञेय जी के परिवार में उनके भाई और बहन भी थी। भाई और मां के आकस्मिक निधन से उनको गहरी ठेस पहुंची। उनके भाई की भी आकस्मिक निधन हुआ, और उनकी मां का। मां के देहावसान के समय अज्ञेय जी नजरबंद थे। अज्ञेय की शिक्षा के बारे में तो ये उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है कि पिताजी जो है पुरातत्व विभाग में काम करते थे, और पुरातत्व विभाग संस्कृत के विद्वान थे, ब्राह्मण सारस्वत ब्राह्मण थे, और उनका जो वर्क प्लेस था एक जगह से दूसरी जगह बदलता रहता था। तो जिन दिनों वो देवरिया में थे उसी समय पुरातत्व विभाग के कैंप में अज्ञेय का जन्म हुआ। अज्ञेय की माँ का देहांत हुआ, और जिस समय अज्ञेय की माताजी का देहांत हुआ उस समय वो नजरबंद थे। तो कहने का मतलब माँ के अंतिम उसमें जो है शामिल नहीं हो पाए थे, अंत्येष्टि वगैरह। अब अज्ञेय की शिक्षा को लेकर थोड़ी बात कर ले। अज्ञेय की आरंभिक शिक्षा संस्कृत में घर पर हुई, और संस्कृत के अलावा उन्हें फारसी और अंग्रेजी का ज्ञान घर पर ही कराया गया। मतलब उन्होंने संस्कृत की शिक्षा घर पे पाई, फारसी की शिक्षा पाई, और अंग्रेजी की शिक्षा पाई। और उनके बहुत सारे जो जैसे शेखर एक जीवनी का बार बार वर्णन आता है, जिसमें वो स्कूली शिक्षा के संबंध में कहते भी हैं कि शिक्षा देना संसार अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है, किंतु शिक्षा अपने मन की, शिष्य के मन की नहीं। शिक्षा वो दी जाती है जो संसार चाहता है। जब वे 8 वर्ष के हुए तब उन्हें अपने पिताजी के साथ नालंदा और पटना जाने का सुअवसर मिला। जैसे कि मैंने कहा कि पिताजी का काम पुरातत्व विभाग का था, तो माताजी का देहांत हो गया था, तो पिताजी काम के सिलसिले में जहां जहां जाते थे बालक सच्चिदानंद जो है उनके साथ जाता था। तो पिताजी के साथ उनको नालंदा और पटना जाने का अवसर मिला। यहीं पर वे स्वर्गीय श्री काशी प्रसाद जायसवाल
और स्वर्गीय श्री राखल दास बंदोपाध्याय के संपर्क में आए। इन्हीं दोनों विद्वानों की महती कृपा से अज्ञे जी ने बांग्ला भाषा सीखी, और जब वो नालंदा और पटना में रहे तो उन्होंने एक और भाषा सीखी, वो थी बांग्ला। मतलब फारसी आती ही थी, अंग्रेजी सीख ही रहे थे, हिंदी आती ही थी, और उसके अलावा जो है इन्होंने बांग्ला भाषा भी सीखी। सन 1925 में पंजाब से प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हुए और परीक्षा उत्तीर्ण हुए। सन 1920 में बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए की पढ़ाई के लिए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के कारण उनकी एमए की पढ़ाई अधूरी रह गई, मतलब एमए पूरा नहीं कर पाए। अज्ञे जी प्रोफेसर हैंडरसन की प्रेरणा से साहित्य के अध्ययन की ओर आकर्षित हुए, और साहित्य के प्रति निष्ठा, लगन और समर्पण की वजह से वे हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि हो गए। कहने का मतलब प्रोफेसर हैंडरसन ने जो साहित्य के प्रति उनके मन में एक लगाव, एक रुचि उत्पन्न की, उस रुचि का ही परिणाम रहा कि हमको हिंदी साहित्य में इतना बड़ा एक समीक्षक, एक आलोचक, एक कृतिकार, एक कवि, एक उपन्यासकार हमको अज्ञे के रूप में मिला। उनका अधिकांश समय अध्ययन में व्यतीत होता था। धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का भी खूब अध्ययन किया। जैसे धार्मिक किताबें पढ़ते थे, उसी तरह अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ते थे। यही कारण है कि अज्ञे जी के साहित्य में टेनिसन की स्पष्ट छाया झलकती है। टेनिसन से बहुत वे प्रभावित रहते थे, और शेखर एक जीवनी में अंग्रेजी शब्दों की भरमार है। उन्होंने हिंदी के महान कवियों मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला, जयशंकर प्रसाद आदि की कृतियों का भी उन्होंने अध्ययन किया। तो शिक्षा, मूल रूप से शिक्षा के बारे में आप लोग इतना याद रखना कि एमए पूरा नहीं कर पाए थे दिल्ली से, लेकिन उनके जो प्राध्यापक थे हैंडरसन, उनकी प्रेरणा से वो लगातार साहित्य अध्ययन की तरफ मुड़े। अंग्रेजी और धार्मिक किताबों में, अंग्रेजी साहित्य और धार्मिक किताबों में अध्ययन में विशेष रुचि थी, और उन्होंने जो है बांग्ला भाषा भी सीखी, फारसी भी सीखी, अंग्रेजी भी सीखी और हिंदी भी सीखी। अब माता पिता, जन्म, शिक्षा, और उसके बाद अगला पड़ाव आता है कौन सा? नौकरी का। तो सन 1936 में अज्ञे कार्य क्षेत्र में उतरे, अर्थात उन्होंने काम करने की शुरुआत की, और कुछ समय तक आगरा से सैनिक का संपादन किया। सैनिक एक पत्रिका थी जो वहां से निकलती थी, उसका उन्होंने प्रकाशन किया। परंतु कुछ ही दिनों में संपादन कार्य छोड़कर मेरठ में किसान आंदोलन में काम किया, लेकिन बहुत दिनों तक वो सैनिक से नहीं जुड़े रहे। उसके बाद वो मेरठ में जब किसान आंदोलन हुआ तो उस किसान आंदोलन से जुड़ गए। 1937 में विशाल भारत के संपादकीय विभाग में रहे, लेकिन वहां भी लगभग 1.5 वर्ष ही रह सके। विशाल भारत कहाँ? कलकत्ता में। ये कलकत्ता से निकलता था, वहां पे मतलब 1937 से 1.5 साल वो कलकत्ता में रहे। पहले देखो, पहले सफर कहाँ से शुरू कर रहे हैं? आगरा से, सैनिक से। तो उसके बाद वो कलकत्ता गए, कलकत्ता में 1.5 साल रहे। कुछ समय तक वे पिता के पास बड़ौदा रहे। उस समय उनके पिताजी बड़ौदा में काम धाम कर रहे थे, तो उसके बाद वो बड़ौदा चले गए। उनकी इच्छा अनुसार विदेश जाकर अध्ययन पूरा करने का कार्यक्रम बनाने लगे, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि विदेश जाकर कुछ पढ़ाई लिखाई की जाए, परंतु युद्ध छिड़ जाने से उनकी अभिलाषा पूर्ण न हो सकी। हम जानते हैं कि उसके बाद युद्ध की स्थितियां बन गई थी, तो वो वहां पे नहीं गए। अतः रेडियो में कुछ समय तक नौकरी करने लगे, और फिर सब छोड़ छाड़ के नौकरी की रेडियो की थी। अज्ञे जी ने सन 1961 के सितंबर में अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय संस्कृति और साहित्य के अध्यापक की नौकरी की, और विदेश जाने का उनका जो इच्छा थी वो 1961 में, मतलब आजादी के बाद पूरी हुई, और अमेरिका के कैलिफोर्निया में उन्होंने भारतीय संस्कृति और साहित्य के अध्यापक की नौकरी की। इसके साथ साथ वे अविरत साहित्य सृजन करते रहे। साथ ही सन 1942 में अज्ञे जी ने दिल्ली में अखिल भारतीय फासिस्ट विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया, तथा सन 1943 में वे सेना में दाखिल हुए। वे कैप्टन के रूप में आसाम बर्मा फ्रंट पर नियुक्त हुए, और सन 46 में उन्हें सेना से सेवा मुक्ति मिली। 1943 में वे सेना में दाखिल हुए थे एज अ कैप्टन। उसके बाद आसाम बर्मा फ्रंट पे जो लड़ाई थी उसमें भी शामिल रहे, और 1946 में ही, मतलब कितने साल वो सेना में रहे? 3 साल।
3 साल की सेना की नौकरी के बाद 1946 में वो वहां से मुक्त हो गए। तो ये नौकरियों की स्थिति में हम लोग देखते हैं कि उनकी ज्यादातर नौकरियां संपादक के रूप में शुरू हुई, संपादकीय कार्य किए, उसमें मन नहीं लगा तो रेडियो में नौकरी किए, और रेडियो के काम में भी मन नहीं लगा तो 1961 में अमेरिका चले गए, कैलिफोर्निया में भारतीय संस्कृति और साहित्य के अध्यापक के रूप में काम किया, और उसके बाद जो है 3 सालों के लिए 1943 से 1946 के लिए एज ए कैप्टन जो है वो सेना में भी उन्होंने काम किया। और ये समय 43 से 46 देश स्वतंत्र नहीं था, तो मतलब वो अंग्रेजी शासन में जो है सेना में काम उन्होंने किया। अब बात आती है विवाह की। अज्ञे जी का पहला विवाह सन 1940 में संतोष मलिक के से हुआ। पहली शादी उन्होंने 1940 में की, मतलब सेना में भर्ती होने से पहले। दुर्भाग्यवश यह विवाह सफल नहीं हुआ और विवाह के अल्प समय पश्चात ही विवाह विच्छेद की नौबत आ गई। मतलब विवाह विच्छेद मतलब एक तलाक जिसको कहते हैं, उसकी नौबत आ गई। यह वही वर्ष था जब अज्ञे जी का पहला उपन्यास शेखर एक जीवनी ने हिंदी उपन्यास जगत में अपना नाम अंकित किया। अज्ञे जी ने दोबारा विवाह के लिए मन बनाया और जुलाई 1956 में, मतलब पहला विवाह 1940 में और उस शादी के 16 साल बाद उन्होंने जुलाई 1956 में कापिला मलिक के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। पहली पत्नी का नाम था संतोष मलिक और दूसरी पत्नी का नाम था कापिला मलिक। इस विवाह के बाद वे इलाहाबाद में आकर रहने लगे थे। डॉक्टर दुर्गा शंकर मिश्र उनके बारे में लिखते हैं कि जुलाई 1964 में अज्ञे स्वदेश लौटे। आप जानते हैं कि वो अमेरिका में थे, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, और वहां से जुलाई 1964 में अज्ञे स्वदेश लौटते ही अस्वस्थ हो गए तथा कई महीनों उन्हें अस्पताल में दुखद कष्ट झेलने पड़े। लेकिन कपिला जी की सेवा और उनके अपने निजी विश्वास ने स्वास्थ्य लौटाया, पर सतर्कता की एक बंदिश बांध दी। मतलब कपिला जी जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने उनकी खूब सेवा की। कपिला जी उनकी दूसरी पत्नी थी। कपिला के साथ का उनका वैवाहिक जीवन भी लंबे समय तक नहीं चल पाया। सन 1966 के बाद यह दाम्पत्य जीवन भी टूट गया, मतलब यह संबंध भी टूट गया। 56 में शादी हुई थी, 66 में टूट गया, मतलब 10 सालों तक ये संबंध रहा और 10 सालों के बाद ये संबंध भी टूट गया। इसके बाद उनके जीवन में इला डालमिया आ गई और संभवतः इन्होंने अंत तक अज्ञे जी का साथ निभाया। मतलब इला डालमिया जो है वो तीसरी महिला थी जो उनके जीवन में आई और उन्होंने अंत तक अज्ञे जी का साथ निभाया। इससे स्पष्ट होता है कि उनका वैवाहिक जीवन सफल तो नहीं कहा जा सकता। मतलब अब ये उनके व्यक्तित्व की परेशानी थी या परिस्थितियों की देन थी, इनके ऊपर चर्चा इस समय खासतौर पे आप लोगों के लिए उचित नहीं है। बस इतना आप लोग जानिए कि उन्होंने 2 विवाह किए और दोनों विवाह जो है सफल नहीं हुए और अंतिम दिनों में उनके जीवन में इला डालमिया थी जिन्होंने अंत तक उनका साथ दिया। स्वभाव, अज्ञे जी का स्वभाव कैसा था? तो बचपन से ही अज्ञे जी के मन में क्रांति एवं देश प्रेम की भावना ने जन्म ले लिया था। उनके भीतर प्रकृति के प्रति अटूट प्रेम, यायावरी मतलब घूमना फिरना, और एकांत प्रियता कूट कूट कर भर उठी थी। वे एकांत में रहना पसंद करते थे, घूमना फिरना पसंद करते थे और प्रकृति के सौंदर्य को भी पसंद करते थे। अज्ञे जी स्पष्टवादी स्वभाव के थे, मतलब स्पष्ट रूप से चीजें कह देने के वे आदी थे। वे सच्ची बात किसी को भी कहने में नहीं चूकते थे। वे हंसी मजाक भी करते थे, लेकिन स्पष्ट रूप से जो चीजें उन्हें कहनी होती थी वो चीजें स्पष्ट रूप से वे कह देते थे। अज्ञे जी की मृत्यु हम सभी जानते हैं कि अज्ञे जी की मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को उनकी मृत्यु होती। मृत्यु तो आखिर मृत्यु है, जीवन का एक कटु सत्य, जीवन का एक अंतिम पड़ाव, जीवन की एक अंतिम यात्रा और दुनिया का सबसे बड़ा सच जिसे चाहकर भी कोई झुठला नहीं सकता। और बार बार वे जो है जीवन के उतार चढ़ाव को झेलते रहे और अंत में जो है उनकी मृत्यु जो है 4 अप्रैल को 1987 को हो गया। क्रांतिकारी जीवन में एक बार चंबा में रावी के पुल से वे छलांग लगाने से घुटने की टोपी उतर गई थी। मतलब ये घुटने के ऊपर का जो पार्ट होता है वो, जिससे उन्हें बहुत दर्द होता रहा और अंतिम दिनों तक इस दर्द से वो परेशान रहे थे।
एक क्रांतिकारी का जीवन, एक कैप्टन के रूप में सैनिक का जीवन, एक साहित्यकार का जीवन, एक प्रकृति प्रेमी का जीवन, इन सब के बीच में पारिवारिक दुखद स्थितियां, दो शादियां, फिर माता का बहुत पहले ही मर जाना, पिताजी की यायावरी, मतलब पिताजी लगातार अपने नौकरी इत्यादि के चक्कर में घूमते रहे। तो इन सब का एक मिला जुला प्रभाव उनके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ा। तो उनके व्यक्तित्व में जो चीजें प्रमुखता से आई, मतलब हम जीवन में जिस तरह का जीवन जीते हैं उसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो उनके व्यक्तित्व के जो कुछ चीजें थी जिन्होंने उनको अपने जीवन से दे दिया, जैसे क्रांतिकारी होना, स्पष्टवादी होना, घुमक्कड़ होना, संपादकीय कार्यों में ध्यान देना, प्रकृति प्रेमी होना, एकांत प्रेमी होना, ये सारी चीजें उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा हो गई। अब इनमें से कुछ चीजों की, इन्हीं चीजों की हम थोड़ी सी चर्चा भी कर लेते हैं कि कैसे ये सारी चीजें उनके जीवन का एक हिस्सा हो गई। जैसे क्रांतिकारी वे किस तरह से बने। विद्यार्थी जीवन में अज्ञे जी क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। जब वो विद्यार्थी जीवन में थे तभी से वे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। उनका क्रांतिकारी जीवन लाहौर से प्रारंभ हुआ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य बनने पर आजाद, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा आदि से परिचित हुआ। इन सभी क्रांतिकारियों से उनके परिचय थे जब वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य बने। लगभग 5 वर्षों तक अज्ञे ने क्रांतिकारक जीवन बिताया। क्रांतिकारक अज्ञे के संदर्भ में श्रीनिवास मिश्र ने लिखा है कि हिमालयन टॉयलेट्स फैक्ट्री में वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर रहते हुए उन्होंने छिपकर बम बनाना आरंभ किया। इसी कारण 15 नवंबर सन 1930 को उन्हें मोहम्मद बख्श के रूप में बंदी बना लिया गया और लगातार 3 वर्ष तक दिल्ली की काल कोठरी में पड़े रहे। 1930 से 33 मतलब 3 साल तक मोहम्मद बख्श के नाम से उनको सजा हुई। 1931 में दिल्ली में भी मुकदमा चला जो 1935 तक चला। 1934 में नजरबंदी कानून के अंतर्गत नजरबंदी और नजरबंदी हटने पर इन्होंने डलहौसी और लाहौर में ही रहना पड़ा। 7 साल उन्हें इस तरह से क्रांतिकारक के रूप में अपना जीवन काटना पड़ा। इस प्रकार अज्ञे जी की क्रांतिकारी का रूप हमारे सामने आता है। तो जब क्रांतिकारी जीवन की उनकी चर्चा हो तो आप ये ध्यान रखना कि विद्यार्थी जीवन में वो जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य बने उसी समय वो आजाद, सुखदेव और क्या नाम था, भगवती चरण बोहरा जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उसके बाद उन्होंने जो है बम बनाना सीखा और उसी में जब पकड़े गए तो मोहम्मद बख्श के नाम से उनको बंदी बनाया गया। 3 वर्ष तक कालकोठरी में रहे 1930 से 35 तक और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा 31 से 35 तक चला है। 1934 में नजरबंदी कानून के तहत रहे, डलहौसी और लाहौर में रहे और इस तरह लगभग जीवन के 7 साल एक क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने बिताए। तो ये क्रांतिकारी अज्ञे की जो एक छवि थी हम लोगों ने उसकी चर्चा की। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उनके जीवन के संबंध में है वो है यायावरी। यायावरी मतलब जैसे मैंने कहा कि घूमना, देशाटन, अलग अलग जगहों पे घूमना। अज्ञे जी ने अनेक देश विदेशों की यात्राएं की हैं। अप्रैल 1955 में अज्ञे पहली बार यूनेस्को के निमंत्रण पर पश्चिमी यूरोप की यात्रा पर गए। 1955 में वो पहली बार यूनेस्को के निमंत्रण पर पश्चिमी यूरोप की यात्रा पर गए और यहाँ इस यात्रा ने उन्हें बहुत सारी रचनाओं को लिखने की प्रेरणा दी। अगस्त 1857 में वे जापान और फिलीपीन की यात्रा पर रवाना हुए। 1957 में स्वदेश लौटने पर सन 1960 तक वे दिल्ली निवास किए और उसके बाद 60 में वे दोबारा यूरोप की यात्रा पर निकले। 1961 सितंबर में अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अध्यापक हुए जिसकी हम लोगों ने चर्चा की और उसके बाद सन 1967 में वे रोमानिया, यूगोस्लाविया, रूस तथा मंगोलिया की यात्रा पर रहे। इसी वर्ष उन्होंने बीकानेर, अजमेर, शिमला, दिल्ली, एर्नाकुलम के आयोजनों में भाग लिया। 1967 में ऑस्ट्रेलिया में जो एशियाई देशों में साहित्यिक विनिमय विषय के लिए एक सेमिनार आयोजित किया गया उसमें भारत से अज्ञे भी सम्मिलित हुए। तो इस तरह उनका जो है ऑस्ट्रेलिया भी जाना हुआ। तो ये तमाम देश हैं आप देख रहे हैं जहां पे उनका जाना हुआ। ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, रोमानिया है, यूगोस्लाविया है, मंगोलिया है, अमेरिका है, जापान है। इन तमाम देशों की यात्रा जो है अज्ञे ने अपने जीवन काल में किया और पूरा यूरोप।
तो यायावरी, क्रांतिकारी, और उसके अलावा एक चीज और जो हमने उनके व्यक्तित्व के बारे में देखा था वो क्या था, संपादकीय व्यक्तित्व, मतलब एक संपादक के रूप में, जैसे हम लोगों ने देखा आगरा में उन्होंने काम किया, कलकत्ता में किया, तो थोड़ी चर्चा उसकी। सन 1943 के आसपास ही अज्ञे जी ने हिंदी साहित्य परिवार की स्थापना की, प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन किया। उन्होंने प्रतीक नाम से एक पत्रिका भी प्रकाशित की। ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की। 65 में दिनमान पत्रिका के संपादन की जिम्मेदारी उठाई। सन 77 में दैनिक नवभारत टाइम्स के भी वे संपादक बने। ये जो नवभारत टाइम्स आज भी निकलता है मुंबई से, उसके भी 1977 में वे संपादक बने। सन 1978 तक नया प्रतीक का भी संपादन किया। इस प्रकार अज्ञे विविध रूपों से जो है संपादक के रूप में जुड़े रहे। मतलब जो चीजें, जो काम उन्होंने एक सैनिक के माध्यम से शुरू किया था, सैनिक जो उनका आगरा से जो यात्रा की, फिर कलकत्ता की में उन्होंने वही काम किया, फिर प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन किया, ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की, दिनमान पत्रिका के संपादन की जिम्मेदारी उठाई, नवभारत टाइम्स के संपादन की जिम्मेदारी उठाई, नया प्रतीक का संपादन किया। ये तमाम जो अज्ञे के जीवन के पहलू रहे वो संपादकीय व्यक्तित्व के उदाहरण है कि एक संपादक के रूप में वो किस तरह से सफल रहे। तो उनका परिवार, उनके माता पिता, जन्म, उनकी शिक्षा, उनकी नौकरी, उनकी यायावरी, उनका क्रांतिकारी स्वरूप और उनका संपादकीय स्वरूप, ये सब जो है उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है, जिसकी हम लोगों ने अभी तक आप लोगों के साथ चर्चा की। तो इससे जो है आपके मन में कवि के रूप में अज्ञे की एक छवि जो है निश्चित तौर पे बन गई होगी कि एक व्यक्ति जो स्पष्टवादी है, जो क्रांतिकारी है, जो हंसी मजाक भी कर लेता है, वो जो 4-4 5-5 भाषाओं का ज्ञाता है, जो कई देशों की यात्रा कर चुका है, जो साहित्य प्रेमी है, उसका व्यक्तित्व क्या रहा होगा। अब हम आते हैं व्यक्तित्व के बाद कृतित्व कि अज्ञे का कृतित्व क्या रहा, उसकी भी एक झलक हम लोग देखेंगे कि अज्ञे ने किस तरह की रचनाएं लिखी, कौन कौन सी विधाओं में लिखी, उसकी थोड़ी हम लोग चर्चा करें। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि अज्ञे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानी भी लिखी, नाटक भी लिखे, कविता, निबंध, यात्रा वर्णन, साहित्य की तमाम विधाओं में उन्होंने हाथ न केवल आजमाया बल्कि सब में एक सफल साहित्यकार के रूप में वे जाने भी हैं। अब एक एक करके उनकी चर्चा कर लेते हैं कि उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। शुरू काव्य संग्रह से करते हैं क्योंकि हम लोग जो है उनका आंगन के पार द्वार जो उनका काव्य संग्रह है, जो हमारा पाठ्यक्रम है 1961 में जो है ये आया है, ये संकलन प्रकाशित है अगर मेरी स्मृति ठीक है तो। इसके अलावा उनके उनके जो काव्य संग्रहों की जो श्रृंखला है सन के हिसाब से सबसे पहले नाम आता है भद्रदूत का, जो 1933 में उनका प्रकाशित हुआ काव्य संग्रह। उसके बाद 1941 में उनका काव्य संग्रह था चिंता, 1946 में इत्तेलम, 1949 में हरी घास पर क्षण भर, 1954 में बावरा अहेरी और 1957 में इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, 1959 में अरि ओ करुणा प्रभा में, और 1961 में हमारा अपना संग्रह जो हमारे पाठ्यक्रम में है आंगन के पार द्वार, 1965 में पूर्वा, 1966 में सुनहले शैवाल और 1967 में कितनी नावों में कितनी बार, ये भी उनका एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। 1970 में क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, 1970 में ये दूसरा उनका काव्य संग्रह आया है सागर मुद्रा। 1974 में पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ और 1977 में महावृक्ष के नीचे। तो इस तरह से लगभग ये 15 काव्य संग्रह हैं जो मुझे याद हैं, जो सन के हिसाब से मैंने जिनकी चर्चाएं कर दी। ये महत्वपूर्ण है कि 15 काव्य संग्रह जो हैं उनके हैं, जिसकी शुरुआत 1933 से होती है और महावृक्ष के नीचे 1977 तक है। तो 1933 से लेकर 77 तक आप देखोगे कि लगातार हर 1-2 साल के अंतराल पे, 2-3 साल के अंतराल पे उनका एक काव्य संग्रह आ जाता है। और जो हमारा पाठ्यक्रम में निर्धारित काव्य संग्रह है वो कब आ रहा है, वो 1961 में आ रहा है, आंगन के पार द्वार। आप लोग चिंता न करें, ये व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित मैं पीडीएफ नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा।
इसके बाद उनके संपादित काव्य संकलन है, हम जानते हैं कि उन्होंने तार सप्तक का संपादन किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तार सप्तक लगातार उन्होंने निकाला। तो तार सप्तक सबसे पहले उन्होंने जो संपादित काव्य संकलन है, तार सप्तक उन्होंने निकाला था 1943 में। दूसरा तार सप्तक निकला 1951 में। पुष्करणी जो था 1959 में, वो भी संपादित काव्य संकलन है। उसके बाद 1959 में तीसरा तार सप्तक आया है। रूपांबरा 1960 में आया है और 1969 में चौथा तार सप्तक आया है, जो उनके संपादित काव्य संकलन की श्रृंखला में है। उन उपन्यासों में उनके जो उपन्यास हैं, वो सारे के सारे उपन्यास बड़े प्रसिद्ध रहे। खासतौर पे शेखर एक जीवनी भाग 1 जो 1941 में आया और उसी का भाग 2 1944 में आया। ये उनके बड़े मशहूर उपन्यास हैं। नदी के द्वीप 1951 में उनका एक उपन्यास आया, और नदी के द्वीप नाम से उनकी एक कविता भी है, शायद आप लोगों ने पढ़ी हो। लेकिन नदी के द्वीप से इस शीर्षक से 1951 में उनका एक उपन्यास भी आया है। इसके अलावा अपने अपने अजनबी 1961 में आया हुआ उनका उपन्यास है। तो मुख्य रूप से ये 3-4 उपन्यासों की चर्चा होती है। इसके अलावा जो कथा संकलन है, जो कहानी संग्रह है, उसमें बहुत सारे कहानी संग्रह हैं उनके। 1937 में विपथगा, 1944 में परंपरा, 1945 में कोठरी की बात, 1947 में शरणार्थी, 1951 में जयदोल, 1954 में अमरवल्ली और अन्य कहानियां, 7 में कड़ियां और अन्य कहानियां, 1957 में, 1961 में अज्ञे की कहानी भाग 3, 1961 में अज्ञे की कहानी भाग 4, 1961 में ये तेरे प्रतिरूप, ये इस कहानी संग्रह की भी बहुत चर्चा होती है। लौटती पगडंडिया 1975 में, छोड़ा हुआ रास्ता 1975 में। ये सब उनके जो है प्रमुख काव्य संग्रह कह रहा हूँ, प्रमुख कहानी संग्रह हैं जिनकी चर्चा होती है। तो करीब 12 जो है कहानी संग्रह हैं उनके, और हम लोगों ने देखा 15 काव्य संग्रह। इसके अलावा नाटकों में उनके नए एकांकी संपादित है, और उत्तर प्रियदर्शी नाट्य काव्य है जो 1967 में आया है, और नए एकांकी 1952 में। इसके अलावा निबंध एवं विचारात्मक गद्य की भी बहुत सारी किताबें हैं, सबकी चर्चा, लेकिन एक बार नाम मैं सबका ले लेता हूं, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न में आप लोगों को तैयारी करनी है। जैसे त्रिशंकु है, उनका संग्रह 1945 में, सबरंग 1956 में, आत्मेन पद 1960 में, आधुनिक हिंदी साहित्य 1965, सबरंग और कुछ राग 1966, हिंदी साहित्य एवं आधुनिक परिदृश्य 1967, आलवाल 1971, लिख कागज कोरे 1972, भवंती 1972, अंतरा 1972, अंतरा 1975, जोगलिखी 1977, अद्यतन 1977, संवत्सर 1978, स्रोत और सेतु 1978। यात्रा संस्मरण, 2 उनके प्रमुख यात्रा संस्मरण है जिसकी हमेशा बहुत चर्चा होती है। अरे यायावर रहेगा याद 1953 में, और एक बूंद सहसा उछली 1961 में। ये 2 उनके यात्रा संस्मरण है, क्योंकि आप जानते हैं उनको यात्राएं बहुत पसंद थे, तो उन्होंने उसका भी वर्णन किया है। पत्रकारिता में सैनिक साप्ताहिक था, जिसमें वो 1936 से 1937 तक रहे। विशाल भारत मासिक था कैलकाटा से 1937 से 1939 तक रहे। भारतीय मासिक था 1941 में वहां पे रहे। प्रतीक मासिक 1947 से 1952 तक उन्होंने खुद निकाला। वाक त्रैमासिक से 1950 में जुड़े। दिनमान साप्ताहिक से 1965 में जुड़े। नया प्रतीक का पुनः उन्होंने साप्ताहिकी 1965 में निकाली। नया प्रतीक मासिक 1974 में चलाया, और नवभारत टाइम्स दैनिक के भी वो 1977 में संपादक रहे। तो ये तमाम चीजें उनके कृतित्व का हिस्सा है। इसके अलावा अंग्रेजी में भी उन्होंने कुछ लिखा है, जैसे शरद चंद्र के मूल बांग्ला उपन्यास का अनुवाद श्रीकांत का उन्होंने किया 1944 में। रेजिमेंशन जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास त्याग पत्र का उन्होंने अनुवाद किया 1946 में, और कुछ काव्य संकलन है उसका भी उन्होंने अनुवाद किया है। और इन सब कृतियों के बदले उनको जो पुरस्कार मिले, वही पुरस्कार ये भी प्रमाणित करते हैं कि आपने जो लिखा उसको किस स्तर पर रिकॉग्नाइज किया गया। तो आपका जो आंगन के पार द्वार कविता संकलन है, जो 61 में रहा आया, उस पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1964 में, और ये बहुत प्रतिष्ठित जो है काव्य संकलन रहा, जिसपे आपको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको कितनी नावों में कितनी बार कविता संग्रह संग्रह के लिए मिला? 1978 में। और सन 1983 में युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय काव्य पुरस्कार स्वर्णमान भी अज्ञे जी को दिया गया। तो एक तरह से देखो, उनको जो दोनों बड़े पुरस्कार मिले, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी, वो साहित्य की किस विधा के लिए मिल रहा है? कविता के लिए। तो एक कवि के रूप में निश्चित तौर पे उनकी पकड़ जो है बहुत सशक्त। तो ये जो थी उनका कृतित्व था। और व्यक्तित्व की चर्चा हम लोगों ने की, तो दोनों मिला के अज्ञे का व्यक्तित्व और कृतित्व इस तरह से हम लोग जो है समझ सकते हैं। अब एक चीज होती है कि आदमी का व्यक्तित्व एक होता है और साहित्यिक व्यक्तित्व एक होता है। जैसे अगर आप अज्ञेय को न जानो, खाली अज्ञेय के साहित्य को पढ़ो, तो अज्ञेय के साहित्य को भी पढ़ के आपके अंदर उनकी एक छवि बनती है। उस छवि, वो जो छवि बनती है, जो उनका साहित्य बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं साहित्यिक व्यक्तित्व। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अर्थात अज्ञेय कवि, लेखक, पत्रकार और क्रांतिकारी विचारक थे, ये आप जान ही गए हैं। अज्ञेय जब दिल्ली जेल में थे, तब उनकी 2 कहानियों को जैनेन्द्र कुमार जी के हाथों प्रेमचंद जी के जागरण मासिक पत्रिका के लिए भेजा गया। प्रेमचंद जी ने लेखक का नाम जब पूछा, तब जैनेन्द्र ने कहा अज्ञेय बताया। तब से यही नाम उन्हें प्राप्त हुआ। मतलब उसके पहले नाम नहीं था कि कौन लिखने वाला है, तो उन्होंने बता दिया अज्ञेय। अब इतना बड़ा नाम कौन छापेगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, तो उन्होंने बताया कि लेखक कौन है? अज्ञेय। तब से वही नाम चल गया। अज्ञेय का अर्थ होता है जिसे जाना नहीं जा सकता। अब जैनेन्द्र कुमार ने उनका नाम अज्ञेय रखा, अर्थात जिसको जाना न जा सके। तो कविता, कहानी, उपन्यास आदि के लेखन के लिए अज्ञेय नाम लिखा जाता था। व्यावहारिक वात्स्यायन और रहस्य ओढ़े हुए अज्ञेय, यह उनके व्यक्तित्व के 2 हिस्से थे। वे बहुज्ञ थे, मतलब बहुत सारी भाषाओं को जानते थे। पंजाबी उनकी मातृभाषा थी। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने अंग्रेजी सीखी, फारसी सीखी, बंगाली सीखी, लेकिन उन्हें फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी साहित्य की बहुत अच्छी जानकारी थी। तो अंग्रेजी तो उन्होंने विधिवत पढ़ा था, फ्रेंच और जर्मन भी वो पढ़ लेते थे। इसके अलावा उर्दू, बंगाली, गुजराती, तमिल भाषा भी बोलते थे। मतलब ये भाषाएं भी वो जानते थे, तमिल भी जानते थे, गुजराती भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे। उनका नदी, पर्वत, जंगल, समुद्र का ज्ञान बहुत बड़ा था। वो इन सारी चीजों की जानकारी रखते थे। इसके अलावा शिल्प कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाट्य कला की भी उनको बहुत अच्छी जानकारी थी। फोटोग्राफी की अच्छी जानकारी थी। आप उनकी कहानियों में पढ़िए, वो एक एक फोटो की विवेचना करने लगते हैं। कहीं कोई पेड़ दिख जाता है तो पेड़ की विवेचना करने लगते हैं, पक्षी जो दिख जाता है तो पक्षी की विवेचना करने लगते हैं। ये सब तभी संभव है जब आपको गहराई से उन सारी चीजों का ज्ञान हो। तो ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि इतनी सारी भाषाएं, मतलब तमिल, गुजराती, बांग्ला, फ्रेंच, जर्मन, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, ये सब उनको आता था। इसके अलावा तमाम तरह की जो हमारी कलाएं हैं, शिल्प कला है, स्थापत्य कला है, चित्रकला है, नृत्य कला है, नाट्य कला है, फोटोग्राफी है, इन सब में भी उनको एक तरह से महारत हासिल थी। पाश्चात्य साहित्य से वे अच्छी तरह से परिचित थे। धर्म, संस्कृति, दर्शन, साहित्य, यही उनकी रुचि का मुख्य विषय था। तो इनके प्रति उनका रुझान भी जो है बहुत ज्यादा था। और उनकी कविताओं में जो है ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं, ये झलकता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज होती है प्रेरणा और प्रभाव, कि ये सब लिखते हुए वो प्रेरणा कहाँ से पाते हैं, उनके ऊपर प्रभाव कहाँ से पड़ता है। तो उसमें मुझे ये लगता है कि जीवन की समस्याएं, आचरण, रीतियां, जिन परिस्थितियों में आप रहते हैं, उन सब का एक मिला जुला असर जो है अज्ञेय के ऊपर पड़ा। और चूंकि अंग्रेजी साहित्य से वे लगाव रखते थे, अंग्रेजी साहित्य को बहुत चाव से पढ़े, तो जो उनके कवि थे, जैसे टेनिसन थे, ब्राउनिंग थे, लॉरेंस थे, इलियट थे, इन तमाम लोगों का प्रभाव जो है उनके ऊपर है। और उन्होंने कुछ स्वीकारा भी है, वे लिखते भी हैं एक जगह कि मेरी कविता हिंदी में लिखी गई अंग्रेजी कविता है। ऐसा कहकर कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने प्रशंसा की है, कुछ समझते हैं कि महानिंदा है। मैं तो नहीं समझता कि मेरी कविता में ऐसा कुछ है जो भारत की काव्य परंपरा द्वारा अनुमोदित न हो सकता है। मतलब वो अंग्रेजी से प्रभावित तो जरूर थे, लेकिन ऐसा नहीं कि भारतीय परंपरा को छोड़ के कुछ लिख रहे थे। वो इस बात को स्वीकार नहीं करते।
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उनका बड़ा तगड़ा था, मनोविज्ञान का भी प्रभाव उनकी कथा साहित्य पे बहुत ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन चूंकि हम लोग कविताओं की बात करेंगे तो उस पक्ष को हम लोग छोड़ देते हैं। तो समग्र रूप से, मोटा मोटी निष्कर्ष रूप से, जब आपको आगे के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा करनी हो तो आप ये कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि अज्ञे जी का बाह्य और आंतरिक व्यक्तित्व बड़ा ही लुभावना था। उनका व्यक्तित्व उनके जीवन के जो उतार चढ़ाव आए उनके अनुरूप ही ढला। अज्ञे के तमाम जो गद्य लेखन है, काव्य लेखन है, उसमें उनके व्यक्तित्व की झलक दिखाई पड़ती है। व्यक्तित्व विकास के जीवन मूल्यों में आस्था रखने वाले तथा उद्देश्य साहित्य रचना करने वाले उपन्यासकारों में से अज्ञे एक हैं। इस कारण व्यक्तित्व विकास की विशिष्ट जीवन दृष्टि का समावेश उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है कि वो किसी प्रयोजन से लिख रहे हैं, किसी उद्देश्य से लिख रहे हैं, और वो उद्देश्य उनके साहित्य में दिखाई पड़ता है। उनके उपन्यासों में प्रेम के नवीन नैतिक तथा आत्मपीड़ा का चित्रण, विद्रोह की भावना, फ्राइड का मनोविज्ञान इत्यादि सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है। अज्ञे पूरी तरह से अपनी कृतियों में तटस्थ होकर कुछ कहें, ये कह पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये है, मतलब हम ये मान सकते हैं कि तमाम भाषाओं के साहित्य के, पाश्चात्य के और भारतीय भाषाओं के प्रभाव को स्वीकार करते हुए, उसको आत्मसात करते हुए भी जो उन्होंने चिंतन किया, जो मनन किया, वो कहीं न कहीं भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपरा से कट के कुछ अलग से उन्होंने प्रस्तुत किया, ऐसा नहीं है। वो इन सारी परंपराओं का ही एक हिस्सा था जो भारतीय समाज से जिसको जोड़ा जा सकता है। इस देश की परंपरा, संस्कृति के पायदानों से सटक के वो कहीं और चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। अज्ञे के व्यक्तित्व और कृतित्व में भी इस देश की झलक, इस देश की संस्कृति की झलक, इस देश की सांस्कृतिक स्रोतों को जो है तलाशा जा सकता है। और यही कारण है, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा, कि उनको जो दोनों प्रमुख पुरस्कार मिले, वो दोनों प्रमुख पुरस्कार जो है उनको काव्य लेखन पे मिला। और चूंकि हमको आंगन के पार द्वार की चर्चा करनी है, तो आंगन के पार द्वार भी उनका 1961 में आया हुआ काव्य संग्रह है, इसलिए गद्य वाला जो उनका पक्ष था हम लोगों ने थोड़ा उसकी चर्चा कम की है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कविता के संदर्भ में या कवि के रूप में अज्ञे को समझने की ज्यादा कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि अज्ञे के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आप लोगों की एक मोटा मोटी समझ तो जरूर विकसित हुई होगी कि अज्ञे किस तरह के व्यक्ति थे और किस तरह की उन्होंने कौन कौन सी विधाओं में रचना की, और उसका साहित्य में किस तरह से वर्णन है, किस तरह से प्रभाव है। तो आप लोगों को अज्ञे के बारे में कोई एक छवि उनकी आपकी निर्मित हो सकी आपके मन में, या उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेके एक साधारण समझ आप लोगों में विकसित हुई? मिलेश, मीरा, पल्लवी, कोई तो बोलो भाई। तो ये उनके व्यक्तित्व और कृतित्व वाला पक्ष था जिसकी हम लोगों ने चर्चा की। अब जो है आंगन के पार द्वार में उनकी जो कविताएं जो निर्धारित हैं आपके पाठ्यक्रम में, उन कुछ कविताओं की चर्चा जो है हम लोग जो है कल के व्याख्यान में कर लेंगे। कल हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। और अज्ञे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित मैं एक नोट्स का पीडीएफ आप लोगों के साथ अभी शेयर कर लेता हूं, आप लोग उसको पढ़िएगा। उसमें से भी आपको उतना पढ़ लेंगे तो आपको उसी में से एमसीक्यू के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं एमसीक्यू के बारे में भी देखता हूं कि और क्या कर सकता हूं, वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं। तो कल फिर मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। कल फिर हम लोग जो है इसकी जो कविताएं हैं पाठ्यक्रम की, उनकी चर्चा कर लेंगे। तो अगर पाठ्यक्रम की कविताओं की कोई सूची आप लोगों के पास है, किसी के पास कि कौन कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में है, उसकी कोई सूची है आप लोगों के पास? जी सर है। तो मुझे भेज देना, स्नैप भेज देना, तो उसमें से कुछ कविताएं हम लोग कल परसों में निपटा लेंगे। और व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित नोट्स में अभी आप लोगों को ग्रुप में पीडीएफ में भेज दे रहा हूँ, आप उसे देख लीजिए। और मैं एमसीक्यू का भी कुछ करता हूँ, एमसीक्यू भी आप लोगों को पेपर 10 के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी भेजता हूँ, ठीक है? ओके सर। तो मुझे वो कविताओं के नाम भेज दीजिए जो आपके पाठ्यक्रम में। जी ठीक है सर।
ठीक है बेटा। हाँ, तो कल भी हम लोग इसी समय जुड़ जाएंगे 4 बजे, 4 से 5, 5:30 जो भी हो सकेगा, कुछ कविताएं हम लोग पूरी करेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है बेटा।